सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईडी मैजिक। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 1, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले रिसोर्स होता क्या है? एवरीथिंग अवेलेबल इन एन एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। यानी कि हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हर एक चीज़ जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है और वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, यानी कि उसे हम टेक्नोलॉजी से निकाल सकते हैं। इकोनॉमिकली फिजिबल, यानी कि उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू है। और कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी कि जो सोसाइटी है वो उसे रिसोर्स मानती है, तो वो एक रिसोर्स कहलाएगा। ठीक है, तो ये तीन टर्म्स इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एवरीथिंग अवेलेबल इन आर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर ह्यूमन नीड्स। ठीक है, एंड दे आर टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। ऐसे ऐसे हम थिंग्स को क्या कहते हैं? रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स को हम क्लासीफाई करते हैं चार बेसिस पे। एक है ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, ओनरशिप और स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ओनरशिप के बेसिस पे बायोटिक और बायोटिक, एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल, ओनरशिप के बेसिस पे इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल, और डेवलपमेंट के बेसिस पे चार कैटेगरीज है: पोटेंशियल, डेवलप, स्टॉक और रिजर्व्स। ठीक है, चलो इसे पढ़ते हैं। सबसे पहले बायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स बेसिकली वो रिसोर्स है जिनमें लाइफ होती है। ठीक है, और वो लिविंग होते हैं। अबायोटिक रिसोर्स वो होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं। जैसे बायोटिक एग्जाम्पल जैसे फॉरेस्ट हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, फिशरीज हो गए, तो इनमें लाइफ है। वहीं पे रॉक्स, मिनरल्स, इनमें लाइफ नहीं है, तो ये अबायोटिक है। फिर आते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स बेसिकली वो रिसोर्स है विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस। रिन्यूएबल मतलब कि दोबारा रिन्यू कर सकते हो, दोबारा बना सकते हो। तो जिन रिसोर्स को हम जो रिसोर्स दोबारा बन सकते हैं, दोबारा रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, कैसे? फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस के थ्रू जो रिसोर्स वापस बन सकते हैं, रिन्यू हो सकते हैं या रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, उन रिसोर्सेज को हम रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं, या फिर रेप्लेनिशेबल। दोनों का मतलब सेम ही है। रेप्लेनिशेबल और रिन्यूएबल रिसोर्स दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, एग्जाम्पल कैसे? वाटर, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। ठीक है, तो these resources can be renewed or reproduced through physical, chemical और मैकेनिकल प्रोसेसेस। फिर आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्स है जो रिन्यू नहीं हो सकते और ये ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ पे एग्जॉस्ट भी हो सकते हैं, और इनको दोबारा बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम भी लगता है, जैसे मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स। तो ये ऐसे रिसोर्स है जिनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ही मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, और ये एग्जॉस्ट हो सकते हैं और ये दोबारा रिन्यू भी नहीं होते। चार कैटेगरी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे चार कैटेगरीज बनती है: इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल। इंडिविजुअल रिसोर्स वो रिसोर्स है जो इंडिविजुअल्स ओन करते हैं, जैसे मेरा लैंड, मेरा हाउस, मतलब कि जो मेरा घर है वो मेरा है, आपका उस पर कोई हक नहीं बनता। मेरी पेंसिल मेरी है, उस पर आपका कोई हक नहीं बनता। ठीक है, तो इंडिविजुअल रिसोर्स हो गया। फिर कम्युनिटी ओन रिसोर्स। कम्युनिटी ओन रिसोर्स वो रिसोर्स है विच आर एक्सेसिबल टू अदर मेम्बर्स ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी ओन रिसोर्स वो रिसोर्स है जो कम्युनिटी ओन करती है, यानी कि जिनको बहुत सारे लोग मिलकर इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्ले ग्राउंड। अब आपकी सोसाइटी में जो प्ले ग्राउंड है उसका सिर्फ आप थोड़ा इस्तेमाल करते हो, आपकी सोसाइटी के हर सब मेंबर इस्तेमाल करते हैं ना उस प्ले ग्राउंड का। तो कम्युनिटी ओन रिसोर्स वो होता है जिसमें एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा लोग जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं, जैसे प्ले ग्राउंड। नेशनल रिसोर्स वो रिसोर्स है जो देश को बिलोंग करता है, हमारे देश की पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ के अंदर अंदर है, जैसे रोड्स हो गए, रेलवेज हो गए, और हमारे ओशियानिक एरिया का 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया भी नेशनल रिसोर्स के अंदर आता है। इंटरनेशनल रिसोर्स वो रिसोर्स है जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेट करती है और कोई भी कंट्री इस पर अपना हक नहीं जमा सकता, जैसे ओशियानिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स। किलोमीटर नहीं आएगा, नॉटिकल माइल्स आएगा। ठीक है, तो दो नॉटिकल माइल्स बेसिकली ओशियन डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ओशन वाटर जितना भी ओशन में जितना भी रिसोर्स है 200 नॉटिकल माइल के आगे का, वो सब किस में आता है? वो आता है हमारा इंटरनेशनल रिसोर्स में, क्योंकि उन्हें फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन कंट्रोल करती है। अच्छा, अब डेवलपमेंट के बेसिस पे चार कैटेगरीज बनती है: पोटेंशियल, स्टॉक, रिजर्व। पोटेंशियल रिसोर्स वो रिसोर्स है जो एक जगह पे पाए जाते हैं लेकिन वो भी डेवलप नहीं है, मतलब उनका भी हम ठीक से इस्तेमाल नहीं कर रहे। जैसे सोलर एनर्जी हो गया और विंड एनर्जी हो गया गुजरात और राजस्थान में। तो राजस्थान गुजरात में सोलर विंड एनर्जी, उनमें पोटेंशियल है कि वो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन उनका भी हमने ठीक से इस्तेमाल नहीं किया, दे आर नॉट डेवलप्ड। स्टॉक। ठीक है, डेवलप रिसोर्स क्या होता है? डेवलप रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो हम करंटली यूज़ कर रहे हैं, वो सर्वे और क्वालिटी क्वांटिटी सब उनके एस्टिमेटेड है। स्टॉक रिसोर्स वो रिसोर्स है जिसके पास पोटेंशियल तो है कि वो हमारे नीड्स को पूरा कर सकते हैं, लेकिन कोई अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है जिसका हम इस्तेमाल करके उनका इस्तेमाल कर सकें, जैसे कि एक्सट्रैक्टिंग हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर।
तो जो पानी होता है हमें पता है H2O का बना होता है। अब H2O में हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। तो वाटर में इससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करने की जो टेक्नोलॉजी है हमारे पास अभी तक नहीं है, ठीक है। तो स्टॉक रिजर्वोयर हो गया जिनके पास पोटेंशियल तो है कि वो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन अभी कोई टेक्नोलॉजी इन्वेंट नहीं हुई जिसके थ्रू हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। रिजर्व्स होते हैं सबसेट ऑफ स्टॉक, मतलब कि बेसिकली रिजर्व वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमारे फ्यूचर नीड्स के रखे गए, मतलब कि इनका जो इस्तेमाल है, यूटिलाइजेशन जो अभी हुआ नहीं है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने इन्हें फ्यूचर जनरेशन के लिए रखा है। जैसे वाटर हो गए, डैम्स में फॉरेस्ट रिसोर्स हो गए, ठीक है। फिर आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो आइडिया है वो कहता है कि डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। यानी कि जो आज हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ बना रहे हैं, एग्रीकल्चर एक्सपैंड कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, जो भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं वो किसी भी हालत में एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करना चाहिए, ठीक है। मतलब कि जैसे हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो पोल्यूशन हो रहा है, उससे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन हो रहा है, ओजोन ये डिप्लीट हो रही है CFCs के बनने की वजह से। तो आप देख सकते हो कि जो डेवलपमेंट है वो बिना एनवायरनमेंट को डैमेज करे होनी चाहिए, और साथ साथ जो हम आज प्रेजेंट में जो डेवलपमेंट कर रहे हैं वो किसी भी तरह से फ्यूचर जनरेशन के डेवलपमेंट में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। मतलब कि कैसे आज जो हमारे प्रेजेंट में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो फ्यूचर जनरेशन के लिए जो डेवलपमेंट होगा उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। मतलब हम जो प्रेजेंट में जो डेवलपमेंट कर रहे हैं अपना, वो हमें फ्यूचर जनरेशन के डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। हमें उनकी नीड्स से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, उनकी नीड्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे है? तो 43% प्लेन्स है, 30% माउंटेन्स है, 27% प्लेट्यूज है। प्लेन्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्लेन्स आपको पता है उसमें फार्मिंग के लिए, रहने के लिए, टूरिस्ट एक्टिविटीज़, इकॉनमिक एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है, बिल्डिंग सेटअप करने के लिए प्लेन्स बहुत ही आइडियल प्लेस है। माउंटेन जो आप देखोगे टूरिज़्म के लिए है, साइट सीइंग के लिए, लेजर एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर आप प्लेट्यूज, आपको पता होगा कि दे आर द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, वहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है? लैंड डिग्रेडेशन बेसिकली, लैंड डिग्रेडेशन एक टेम्परेरी या फिर परमानेंट डिक्लाइन इन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ लैंड को हम कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन। जब लैंड जो है डिग्रेड हो जाता है, लैंड डैमेज हो जाता है, लैंड की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, उसे हम कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है। अब लैंड डिग्रेडेशन कॉज क्या है? जैसे डिफॉरेस्टेशन हो गया, ठीक है, जैसे आपका माइनिंग हो गया, ओवर ग्रेजिंग हो गया, ओवर इरिगेशन हो गया, ठीक है। लाइमस्टोन को ग्राइंड करते समय क्या होता है कि सीमेंट इंडस्ट्री के लिए जो लाइमस्टोन ग्राइंड होता है, मिनरल प्रोसेसिंग होती है, उसकी वजह से जो डस्ट पार्टिकल्स है वो ग्राउंड पे सेटल हो जाते हैं और फिर वो वाटर और एयर को जो है सॉइल के अंदर जाने नहीं देते हैं, ठीक है। तो इन सबको कैसे कंट्रोल करें, कैसे सॉल्व करें? तो फॉरेस्टेशन करना चाहिए, ग्रेजिंग एक्टिविटीज़ पे कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है, शेल्टर बेल्ट प्लान करने चाहिए, सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज करना चाहिए बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस। तो यहाँ पे जो है सैंड ड्यून्स है, ठीक है। अब क्या वो हवा उड़ेगी, हवा आएगी और सारे सैंड ड्यून्स के जितने सैंड पार्टिकल्स है वो अपने साथ ले जाएगी, जिसकी वजह से सैंड ड्यून्स छोटे हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे बहुत सारे थॉर्नी प्लांट्स लगा दिए, ठीक है, बड़े बड़े थॉर्नी प्लांट्स लगा दिए, और ये जो थॉर्नी प्लांट्स है क्या करेंगे कि जो विंड की जो फोर्स आ रही है उसे ब्रेक करेंगे, जिसकी वजह से जो विंड है वो सैंड ड्यून्स तक नहीं पहुंच पाएगी, और ये जितने भी ये थॉर्नी बुशेस है ये इस सैंड ड्यून्स को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो एक तो हो गया फॉरेस्टेशन करो, ग्रेजिंग कंट्रोल करो, ठीक है, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स हो गया, शेल्टर बेल्ट्स हो गया, और क्या कर सकते हैं? और अगर हम देखेंगे तो माइनिंग एक्टिविटीज़ पे कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। और प्रॉपर डिस्पोजल एंड डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स, कि जो भी इंडस्ट्री में जो भी वेस्ट और एफ्लुएंट केमिकल्स है वो बहुत ही प्रॉपरली डिस्पोज होने चाहिए, जिस तरह से इन्वायरमेंट को डैमेज ना हो, ठीक है। फिर आता है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन की डेफिनेशन क्या है? डेन्यूडेशन। डेन्यूडेशन मतलब रिमूवल। सॉइल इरोजन बेसिकली एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें जो सॉइल की जो टॉप लेयर हो जाती है ना वो रिमूव हो जाती है, और रिमूव होने के बाद सबसे कोई मतलब कि लेटर, ठीक है। तो डेन्यूडेशन सॉइल कवर यानी कि जब एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें सॉइल की जो ऊपर वाली कवर है वो रिमूव हो जाती है, और सबसे कोई मतलब उसके बाद क्या होता है? रिमूव होने के बाद जो है वॉश हो जाती है, मतलब वो बह जाती है वो सॉइल, यानी कि जो सॉइल रिमूव होती है वो कहीं बह जाती है, ठीक है। तो उस फिनोमेना को हम कहते हैं सॉइल इरोजन। The phenomena in which the top soil cover got removed and it subsequently washed down. This whole phenomena is known as soil erosion, ठीक है। अब इसके कॉजेज़ क्या है? वही देखो, लैंड डिग्रेडेशन और सॉइल इरोजन दोनों के कॉजेज़ सेम है। डिफॉरेस्टेशन हो गया, ग्रेजिंग हो गया, माइनिंग हो गया, फिर जैसे नेचुरल, जैसे विंड, ग्लेशियर, वाटर, भाई पानी आया सॉइल को अपने साथ ले गया, विंड आया सॉइल उड़ा कर ले गई, ग्लेशियर है यानी कि आइस वाइस, ये सब चीज़ें। तो कुछ नेचुरल फोर्स जैसे विंड, ग्लेशियर, वाटर, इन सब की वजह से भी जो है
आप देख सकते हो कि सॉइल डिग्रेडेशन होता है। ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेसिंग, ओवर माइनिंग, इन सब से भी होता है, ठीक है। अब इरोजन के भी टाइप्स जैसे गली इरोजन, द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्ले सॉइल्स एंड मेक्स डीप चैनल नोन एज गलीज। अब जो पानी होता है, लेट्स से कि पूरी एक ज़मीन है, अब क्या हुआ, कहीं से पानी आए रिवर से बहते बहते और यहाँ से इस लैंड के ऊपर बहने लगा। अब क्या थे, इस लैंड के ऊपर क्रैक्स थे और इस क्रैक्स में से ये पानी बहता हुआ आ गया, तो ये जो चैनल्स बन गए इन्हें हम कहते हैं गलीज, ठीक है। और इन गलीज़ की वजह से क्या होता है, इन गलीज़ की मदद से जो एक सेकेंड, इन गलीज़ की वजह से क्या हुआ कि जो बैड लैंड होते हैं ना चंबल बेसिन पे, ठीक है। अच्छा, एक सेकेंड, दोबारा एक मिनट, हाँ, समझ में आया गली इरोजन क्या है? गली इरोजन समझ में आ गया होगा आपको। गली इरोजन बेसिकली होता है कि जब पानी जो है वो क्ले सॉइल से होते होते डीप चैनल्स बना लेते हैं, उसे हम गलीज बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, कुछ लैंड्स इन गलीज़ का डिसएडवांटेज ये है कि इन गलीज़ की वजह से क्या होता है, जो हमारा लैंड होता है ना वो डिग्रेड हो जाता है, ठीक है। लैंड जो होता है वो कल्टीवेशन के लिए अनफिट हो जाता है, ऐसे लैंड को हम कहते हैं बैड लैंड, ठीक है। और चंबल बेसिकली एक इंडस की ट्रिब्यूटरी है, तो ये जो इंडस की ट्रिब्यूटरी यानी चंबल जो है जिस जगह पे पाई जाती है उसके आसपास के लैंड्स को बेसिन कहते हैं। तो चंबल बेसिन पे जो लैंड्स होते हैं ना, चंबल बेसिन में ऐसे बहुत सारे लैंड्स हैं जो बैड लैंड्स हैं, यानी कि चंबल बेसिन में ऐसे बहुत सारे लैंड्स हैं जहाँ पे कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं है इन गलीज़ की वजह से। तो ऐसे लैंड्स को जो चंबल बेसिन पे पाए जाते हैं अनफिट है कल्टीवेशन के लिए गलीज़ की वजह से, उन लैंड्स को हम कहते हैं रवाइंस, और ये वन मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है। शीट इरोजन में क्या होता है कि जो टॉप सॉइल कवर है वो वॉश हो जाती है पानी की वजह से या किसी भी फिनोमेना की वजह से, तो शीट इरोजन बोलते हैं। एक विंड इरोजन भी होता है जो विंड की वजह से होता है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम सॉइल इरोजन के प्रिवेंट के लिए, हम काउंटर प्लोइंग कर सकते हैं, हम टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं। टेरेस फार्मिंग क्या होता है कि हम स्टेप्स को जो है जो माउंटेन की स्लोप है उसे टेरेस के फॉर्म में शेप कर देते हैं, कट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो पानी है वो रुक जाता है, ठीक है। और कर सकते हैं शेल्टर बेल्ट लगा सकते हैं, स्ट्रिप फार्मिंग कर सकते हैं। स्ट्रिप फार्मिंग में होता है कि आपने जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट्स उगाए, अब प्लांट आपने क्रॉप्स उगाए, तो क्रॉप्स का आपने आगे पीछे जो बहुत सारे बड़े बड़े प्लांट्स उगा दिए, इसकी वजह से क्या होगा कि जो बड़े बड़े प्लांट्स है विंड और वाटर के फोर्स को ब्रेक करते हैं, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल। एलुवियल और ब्लैक सॉइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एलुवियल सॉइल, अगर आप देखो कि हमारा पूरा नॉर्दर्न प्लेन जो है एलुवियल सॉइल्स का बना हुआ है, तो हमारी जो हिमालय की जो 3 नदियाँ हैं बिग, ब्रह्मपुत्र, इंडस, गंगा, ये जो 3 बड़ी रिवर्स है ना हमारी हिमालय की, जो ओरिजिनेट होती है हिमालय से, ये तीनों रिवर्स जो है हिमालय से बहुत सारे मिनरल्स लाती है, बहुत सारे पार्टिकल्स लाती है, जैसे सैंड हो गया, सिल्ट हो गया, क्ले हो गया। और इन तीनों पार्टिकल्स को फिर वो क्या करती है, या फिर और भी कई एसिड्स और मिनरल्स हो गए, उनको जो है वो माउंटेन्स के फुट हिल्स पे जो डिपॉजिट कर देते हैं, जिसकी वजह से इन सब पार्टिकल्स की मदद से और इन रिवर्स की मदद से जो है क्या बनते हैं, हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स बनते हैं, ठीक है। तो जो पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स है वो एलुवियल सॉइल के बने हुए हैं, ठीक है। अगर आप महानदी के डेल्टा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टा देखोगे, ये भी एलुवियल सॉइल के बने हुए हैं। इनफैक्ट राजस्थान और गुजरात के कुछ पार्ट्स भी एलुवियल सॉइल के बने हुए हैं, ठीक है। और ये जो एलुवियल सॉइल होती है फर्टाइल होती है, क्योंकि ये सॉइल जो होती है बेसिकली इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो खुद इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र जो है हिमालय से लाते हो। हिमालय में आपको पता है कितने सारे मिनरल्स अच्छे अच्छे, तो इसलिए ये एक एलुवियल सॉइल एक फर्टाइल सॉइल है जो एग्रीकल्चर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। और जहाँ जहाँ पे भी एलुवियल सॉइल है वहाँ वहाँ पे आप देखो ऑफ कोर्स से बात है एग्रीकल्चर ज़्यादा होगा। भाई जहाँ पे एलुवियल सॉइल ज़्यादा होगी वहाँ पे ऑफ कोर्स से बात है एग्रीकल्चर ज़्यादा होगा, क्योंकि एलुवियल सॉइल का एक फर्टाइल सॉइल है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे एलुवियल सॉइल होता है ना वो जगह बहुत ज़्यादा कल्टिवेटेड हो जाती है, मतलब कि वो जगह पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होता है। अब ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है ज़्यादा पॉपुलेशन भी वहीं पे होती है, क्योंकि जितने भी लोग हैं उन्हें लगता है कि भैया यहाँ पे खेती बड़ी अच्छे से हो जाती है, एलुवियल सॉइल है तो बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वहीं पे हो जाती है। जैसे यूपी है, अब यूपी हमारे देश का आई थिंक पॉपुलेशन वाइज जो है यूपी जो है देखोगे यूपी बहुत बड़ी है, देखिए पॉपुलेशन यूपी में बहुत ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि यूपी में देखोगे आप, यूपी में नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, ठीक है, गंगा प्लेन है, जिसकी वजह से जितने भी फार्मर्स हैं वो ज़्यादा यूपी में है, क्योंकि यूपी में अच्छा खासा उन्हें सॉइल मिल जाती है, इसलिए बहुत सारी पॉपुलेशन जो इंडिया की यूपी में है, ठीक है। और हाँ, तो हमने क्या क्या देखा, पूरा नॉर्दर्न प्लेन एलुवियल सॉइल का बना है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टा भी जो इससे बने हुए हैं। ये फर्टाइल है तो एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। जहाँ जहाँ पे ये होती है वहाँ पे जो पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। अब ये जो सॉइल होती है इसमें पोटैश, फॉस्फरिक एसिड और लाइम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये 3 मिनरल्स हमने पढ़े, पोटैश, फॉस्फरिक एसिड और लाइम, ये तीनों जो है शुगर केन, पैडी और वीट, इन तीनों के जो है कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर आते हैं ब्लैक सॉइल।
ब्लैक सॉइल ऑफ कोर्स ये बात है ब्लैक कलर की होती है, ठीक है। इस सॉइल को रेगुड सॉइल भी बोला जाता है। ये सॉइल जो है कॉटन की कल्टीवेशन के लिए आइडल होती है। क्यों होती है आइडल? क्योंकि ये जो सॉइल होती है क्ले मटेरियल की बनी होती है। इसके इस सॉइल के पास कैपेसिटी होती है कि एबिलिटी होती है कि मॉइस्चर को होल्ड कर सकती है। तो इसके अंदर बहुत सारा मॉइस्चर होता है। उस मॉइस्चर की वजह से ये क्ले मटेरियल जैसे दिखता है, और इसी प्रॉपर्टी की मदद से, इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये कॉटन के लिए एक आइडल सॉइल बनती है। और इस सॉइल को इसलिए ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं क्योंकि कॉटन के लिए बहुत ज़्यादा आइडल होती है, ठीक है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? जैसे महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे कि सॉइल जो है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश, लाइम, इन सब से रिच है, ठीक है। तो आपको कोई भी 5 पॉइंट्स याद रखने पेपर में, क्योंकि डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, एलुवियल सॉइल, ये सब चीज़ें, ठीक है। अब आते हैं रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल अगर आप देखोगे तो ये उन जगहों पे जाते हैं जहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल है, ठीक है। जैसे ईस्टर्न और साउथ पार्ट हो गया, डेक्कन प्लेटू के, ठीक है। ये ईस्टर्न सदर्न पार्ट के अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी पाए जाते हैं, ठीक है। और अच्छा, ये जो रेड येलो सॉइल होता है, अब आप सोच रहे होगे भैया कि अगर कोई सॉइल रेड और येलो है तो ये कौन से कलर की, मतलब रेड भी हो सकती है, येलो भी हो सकती है। तो आपका बिल्कुल सही है शक। ये रेड सॉइल जो है रेड कलर की तब होती है क्योंकि इसमें डिफ्यूजन ऑफ आयरन, क्योंकि ये जो सॉइल होती है ना रेड एंड येलो सॉइल, इसके नीचे बहुत सारा आयरन होता है, ठीक है। अब वो आयरन होता है रेड कलर का, तो इसकी वजह से जो आयरन होता है वो सॉइल से मिक्सड होता है। तो जो आयरन का जो रेड कलर है वो थोड़ा सा सॉइल के ऊपर चढ़ जाता है, इसकी वजह से सॉइल है वो भी रेड कलर की दिखने लग जाती है। तो रेड एंड येलो सॉइल रेड तब दिखती है, क्यों दिखती है? क्योंकि आयरन के डिफ्यूजन की वजह से जो है ये रेड दिखती है। येलो कब दिखती है? हाइड्रेटेड फॉर्म, जब ये सॉइल हाइड्रेटेड होती है, मतलब जिसके जब बारिश के समय में या फिर जब इसमें मॉइस्चर आ जाता है थोड़ा बहुत, तब ये सॉइल येलो दिखने लग जाती है। अनलेस ये जो सॉइल है अगर बारिश नहीं आती, हाइड्रेटेड नहीं रहती, तो ये सॉइल जो है रेड दिखती है क्योंकि डिफ्यूजन ऑफ आयरन की वजह से, ठीक है। कहाँ कहाँ पे जाती है? जहाँ पे लो रेनफॉल होता है, ठीक है। लेटराइट सॉइल, तो लेटराइट सॉइल उन जगहों पे पाया जाता है जहाँ पे हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल होती है, ठीक है। जैसे कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम, यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो इसलिए यहाँ पे लेटराइट सॉइल भी पाई जाती है, ठीक है। ये जो सॉइल होती है इसमें ह्यूमस कंटेंट कम होता है, ठीक है। क्योंकि भाई देखो हाई टेम्परेचर ना, हाई टेम्परेचर की वजह से जितने भी बैक्टीरिया हो जाते हैं, डिकम्पोजर हो जाते हैं, वो सब क्या हो जाता है? मर जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें ह्यूमस कंटेंट कम होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से इसके अगर मुझे लेटराइट सॉइल में कल्टीवेशन करना है तो मुझसे बहुत सारा मैन्योर फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा, तभी काम बनेगा। फिर आता है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल बेसिकली आप देखोगे राजस्थान में पाया जाता है, राजस्थान के पर्टिकुलरली वेस्टर्न पार्ट में। अब ये जो सॉइल होती है ना, ये बहुत, अब ये जो सॉइल होती है ना, ये हमेशा ड्राई क्लाइमेट में, नहीं जहाँ बारिश नहीं होती। अब हम सबको पता है राजस्थान में बारिश कम होती है और टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ऑफकोर्स ये बात है इसमें ह्यूमस कंटेंट क्या होगा? कम होगा, और सॉल्ट कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा होगा। तो ह्यूमस कंटेंट कम होने की वजह से और सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से अगर मुझे इस सॉइल पे कल्टीवेशन करनी है, अगर मुझे सॉइल पे कल्टीवेशन करनी है तो मुझे अगेन मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे बहुत ज़्यादा इरिगेशन, बहुत सारा मैनुअल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके जो सॉइल है इसमें मैं कल्टीवेशन कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स ये बात है हाई टेम्परेचर और लेस रेनफॉल में उग रही है तो ह्यूमस तो होगा ही नहीं बिल्कुल भी, मॉइस्चर भी नहीं होगा, ठीक है। और इसमें देखोगे इवेपोरेशन बहुत जल्दी हो जाता है, सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें एरिड सॉइल में को क्या कह रहा है कि राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में पाया जाता है, ठीक है। ड्राई क्लाइमेट और हैवी टेम्परेचर में पाया जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से इवेपोरेशन ज़्यादा जल्दी हो जाता है। और ये जो सॉइल होती है इसमें ह्यूमस कंटेंट और मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम होता है, जिसकी वजह से मुझे जो है क्या करना पड़ता है? मुझे ज़्यादा इरिगेशन, ज़्यादा मैन्योर फर्टिलाइज़र डालना पड़ता है, सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब आता है फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल बेसिकली हिली और माउंटेनियस रीजन्स में पाया जाता है, ठीक है। और ये जो सॉइल होती है ना, वैली साइड, वैली क्या होता है? फॉर एग्जांपल दो पहाड़ है, अब इन दोनों पहाड़ के बीच में जो स्पेस है इसे हम कहते हैं वैली, ठीक है। तो वैली साइड यानी कि जो नीचे की साइड होती है ना माउंटेन्स की, वहाँ पे आपको दिखेगा वहाँ पे जो सॉइल होती है ना वो लोमी और सिल्टी होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप अपर स्लोप जाओगे यानी कि अगर आप माउंटेन्स के ऊपर जाओगे तो आप देखोगे इसका बिल्कुल कन्वर्स यानी बिल्कुल उल्टा देखोगे। नीचे यानी कि वैली के साइड तो आप देखोगे सॉइल जो लोमी और सिल्टी होती है, लेकिन अगर आप माउंटेन्स के ऊपर जाओगे, अपर स्लोप्स में जाओगे, तो अपर स्लोप्स में जाने के बाद आप देखोगे कि जो सॉइल होती है ना उसमें कोर्स ग्रेन्स होते हैं, यानी कि उसमें बहुत ही रफ रफ सी सॉइल होती है, ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होता, ज़्यादा ह्यूमस नहीं होता उसमें, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है वैलीज़ और अपर स्लोप में? तो वैली के साइड जो सॉइल होती है वो लोमी सिल्टी होती है, बट अपर स्लोप में वो क्या होती है? अपर स्लोप्स में वो कोर्स होती है। दूसरा डिफरेंस, वैली की साइड पे जो सॉइल होती है उसमें ह्यूमस कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और वो फर्टाइल भी ज़्यादा होती है।
वहीं पे जो ओपन स्लोप में जो सॉइल होती है उसमें ह्यूमस कंटेंट मॉइस्चर कंटेंट कम होता है और वो उतनी फर्टाइल भी नहीं होती। तो ये फॉरेस्ट सॉइल का हो गया। ठीक है, ठीक है। तो ये चैप्टर होता है हमारा कंप्लीट कितनी देर में, 20 मिनट में हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। तो इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी पीडीएफ की, और आप जाओ मज़े करो। चैप्टर तो बहुत ही क्रिस्प मैनर में हो गया। पहला चैप्टर था तो आई थिंक इसके अपने रिवीजन में बहुत बार मार ली होगी। फाइनल टाइम के लिए ये भी मार लेना। ठीक है, तब तक के लिए बाय।